नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी परखेंगे और एक बेहतर रिविज़न भी कर पाएंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन टॉप 10 क्वेश्चंस में आप अपने साइंस, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी टॉपिक का रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया या अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला सेनापति कौन था? तो सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह अपने प्रश्न का और भी ज़्यादा विस्तार रूप से वर्णन करेंगे, ताकि आप इससे अन्य प्रश्नों को भी तैयार कर सकें। तो सबसे पहले जानेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो 1764 में। इसमें मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने, इसके साथ साथ मुगल शासक आपके शाह आलम द्वितीय ने भी भाग लिया था। लेकिन अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, क्या वह रॉबर्ट क्लाइव थे? ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो, या ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट मेयो, या ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। तो आप फटाफट से अपना आंसर टिक कर लेंगे कि 1764 बक्सर के युद्ध के समय आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। और ये सभी चीज़ मैं अपने जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास प्लेलिस्ट चल रही है उसमें विस्तार से करवा चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक सही आंसर का चयन कर लिया होगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी ऑप्शंस का डिटेलिंग से बताते हैं। तो सबसे पहला है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, यह आपका प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने कब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो प्लासी के युद्ध के समय। और यह कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। 1757 को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और इसके अन्य ऑप्शंस पे भी ध्यान देंगे। तो रॉबर्ट मेयो के शासनकाल में 1872 में सबसे पहले आपके जनगणना की गई थी। तो सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी? रॉबर्ट मेयो के शासनकाल में। इसके साथ साथ जो लास्ट में आपका ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में आपके पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो ये चारों प्रश्न आप याद रखेंगे, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया अंग्रेजी सेना की तरफ से। और रॉबर्ट मेयो के शासनकाल में 1872 में सर्वप्रथम जनगणना की गई और वारेन हेस्टिंग के समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इन 10 क्वेश्चंस में ही आपके सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के सभी टॉपिक को छूने का पूरा प्रयास करूंगी। तो अगला प्रश्न आपका अर्थव्यवस्था से है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, या ऑप्शन नंबर बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर, या ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग की सिफारिश पर, या ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग की सिफारिश पर। तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। कई बार पूछा गया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यंग हिल्टन आयोग, ऑप्शन नंबर ए क्या है? यंग हिल्टन आयोग। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक अपने आंसर का चयन अवश्य कर लिया होगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आपके 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को
की गई थी। इसके यदि प्रथम गवर्नर पूछे जाएं तो वह बनाए गए थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन बनाए गए थे? ओसबोर्न स्मिथ। और अगर बात की जाए कि भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा ढूंढिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप खुद प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। अगला है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 15 मार्च 1950 को। और इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था भारत में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन सभी को बनाना। जैसे आपके किसी भी सहकारी समिति से संबंधित योजनाएं हैं, या कृषकों से संबंधित योजनाएं हैं, या आपके ग्रामीण स्तर पर जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, इन सभी योजनाओं को बनाने का कार्य किसका था? योजना आयोग का। और यह योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जो समाप्त हो गया था 2012 में। 2012 में लगभग ये समाप्त हो गया था। और इसके बाद में आपके योजना आयोग का जो स्थान ले लिया है वह नीति आयोग ने ले लिया है। और इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। ये क्या करता है? तो यह भी भारत सरकार की जो पहले नीतियां बनाई जाती थी, अब वह योजना आयोग के द्वारा ना बन करके नीति आयोग के द्वारा बनाई जा रही हैं। लेकिन जो शिवरमन समिति है, इसकी सिफारिश के आधार पर आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कृषकों के लिए बैंक है, या बात की जाए जो ग्रामीणों के लिए कार्य करती है, ग्रामीण कृषकों के लिए योजनाएं बनाती है, उन्हें जो ऋण प्रदान करती है बैंक के माध्यम से, यह सब कार्य कौन करता है? तो नाबार्ड करती है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या भी उतनी ही पसंद आ रही होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी है? जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? ऑप्शन नंबर ए क्या 35 वर्ष है, या ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष है, या ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष है, या ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष है। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने सही उत्तर का चयन अवश्य कर लिया होगा। जो राष्ट्रपति पद है, सबसे पहले तो जान लें कि इसका जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आपके अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णित है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन की न्यूनतम आयु बताई गई है वह कितनी है? क्या ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष है, या 30 वर्ष है, या 25 वर्ष है, या 18 वर्ष है? तो चलिए सबसे पहले ऑप्शंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो आपके 18 वर्ष है यह निर्वाचन की न्यूनतम आयु है। हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। पहले यह आयु क्या थी? 21 वर्ष थी, जिसे कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा आपके कर दिया गया है ये निर्वाचन की आयु 18 वर्ष। सॉरी, यहाँ पर 69 नहीं, आप कितना कर लेंगे? 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके जो निर्वाचन की आयु थी वह 21 से अब घटा करके कितनी कर दी गई? तो 18 वर्ष। वर्तमान में निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 30 वर्ष आपकी आयु है राज्यसभा के सदस्य बनने की। राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? तो 30 वर्ष है। अगला देखेंगे, 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु है लोकसभा सदस्य बनने की। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। अगला देखेंगे, 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु रखी गई है न्यूनतम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि राज्यपाल की भी निर्वाचन की आयु कितनी है? तो यहाँ पर लिख लेंगे कि राष्ट्रपति
प्लस उपराष्ट्रपति और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि राज्यपाल, इन तीनों की जो निर्वाचन की न्यूनतम आयु है वह कुल 35 वर्ष है। लेकिन जो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचन होता है, जबकि जो राज्यपाल होता है वह आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है 5 वर्ष के लिए। और एक राज्यपाल आपका एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। देखिए अभी तक हमने आधुनिक इतिहास, इसके बाद हमने अर्थव्यवस्था, फिर हमने थोड़ा सा संविधान के बारे में जाना। अब हम थोड़ा रिवीजन करेंगे साइंस के विषय में और हम चलते हैं कि सितार ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो सितार है वह ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है। सितार आप सभी जानते हैं एक वाद्य यंत्र है जो आपके क्या करता है, संगीत वगैरह में बजाया जाता है धुन के लिए। तो जो सितार है वह किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या सितार यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। एक बार फिर से इत्मीनान से समझ के सोच करके आंसर कीजिएगा, क्योंकि आपको करने हैं 10 में 10 और आपको ये दिखाना है कि हाँ आपने सबसे बेहतर स्कोर किया है। तो सितार किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए सबसे पहले जान लेंगे कि सितार आपका एक यंत्र तो है, लेकिन क्या उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल नहीं, उसके द्वारा कोई भी विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। तो वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर विद्युत जैसी तो कोई भी चीज़ निकलती ही नहीं है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, डायनमो। डायनमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर से बात वही बन जाएगी कि क्या वह ध्वनि निकालता है तो उससे विद्युत बन जाती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो फिर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, वह परिवर्तित करता है आपका माइक्रोफोन। कौन परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। क्या सितार से विद्युत उत्पन्न होती है और जिससे प्रकाश होने लगता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, यह हो जाएगा ट्यूबलाइट का। जो भी आपके ट्यूबलाइट हैं, बल्ब वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। अब आपका जो लास्ट ऑप्शन बचता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपका सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई के कितने अंग हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कितने अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 6, या ऑप्शन नंबर डी 22। एक बार फिर से देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1946 को की गई थी, 45 को, इसमें कुल कितने अंग हैं, इसमें कुल कितने अंग हैं। सबसे पहले तो ये आप बताइएगा कि इसकी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम आपको एक एक करके ऑप्शन बताते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है 8, बिल्कुल नहीं, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के 8 भाग यानी कि अंग नहीं है। 8 आपकी क्या है, तो 8 संविधान में जब आपका मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। और 12 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 6, जो आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की जो अंग हैं वह कुल 6 अंग हैं। अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लीजिएगा। इन 6 अंगों में आपके शामिल हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यह आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल
6 अंग हैं। और अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अंग कितने हैं? 6 हैं। और इसमें जो महासभा होती है उसे विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो 22 दिया गया है। 22 आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं। संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में जब आपका मूल संविधान बना था उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। इसके बाद में आपके इस समय जो कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अब फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ये चीज़ें रिवीजन करने लायक हैं क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है मैं हर चीज़ डिनोट कर पाऊँ, तो आप सुनकर भी याद रख सकते हैं और अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं कि आपके जो पहली बार संशोधन किया गया संविधान में 21वां संविधान संशोधन 1967 में, तब आपके सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद आपके 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, उसमें आपके न म क यानी कि 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद आपका 2003 में संविधान संशोधन किया गया 92वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार 14 से और बाद में ये जो भाषाएं जोड़ी गई इन्हें मिलाकर के वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। एक बार फटाफट से अनुसूचियों को रिवाइज कर जाएंगे। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन, जिसमें वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में आपके जो अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ 6वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और 8वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया कि 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, जो आपकी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें आपके वर्तमान में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय। 12वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई? तो यह आपके जोड़ी गई है 1973 में ही, जो नगर निगम से संबंधित है। और इसमें कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 18 विषय। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उससे पहले पढ़ लीजिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी 21 जून को। तो फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 21 जून को। तो 21 जून को तो आपका मनाया जाता है योगा दिवस। योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। काफ़ी, अगर मैं कहूँ, सबसे ज़्यादा चर्चित दिवस रहता है। 4 फरवरी को आपका मनाया जाता है कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कैंसर दिवस। दिवसों को मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। 10 जनवरी और 14 सितंबर। अब ये 2 डेट में से आप बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने उत्तर का चयन कर चुके होंगे। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और आपका शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। देखिए, ये ऐसे दिवस हैं जो घूम फिर के बार बार आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 7। देखिए, मैंने क्या कहा था कि एक भी विषय नहीं छोड़ूंगी। अगर आप वीडियो में अंत तक जुड़े हैं तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। निम्न में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इनमें से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फॉरस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कोबॉल, ऑप्शन नंबर सी असेंबली या ऑप्शन नंबर डी बग। तो आप अपने आंसर को चूज करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी बग? जी नहीं, जो बग होती हैं उन्हें कंप्यूटर की अशुद्धियों के द्वारा जाना जाता है। जो कंप्यूटर की अशुद्धियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी असेंबली, जी हाँ, यह कंप्यूटर की भाषा है। और इस भाषा का प्रयोग जो है आपके किस प्रकार से किया जाता है? तो असेंबली आपकी
एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसे कोडिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोबाल भी आपकी उच्च स्तरीय भाषा है, इसका प्रयोग बिजनेस इत्यादि के लिए अधिक किया जाता है। और फॉरस्ट्रॉन भी आपकी एक कंप्यूटरी भाषा है जिसका प्रयोग गणितीय सूत्र वगैरह याद करने और समझाने के लिए अधिकतर किया जाता है। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछी जा सकती हैं। हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि गणितीय संक्रियाओं को समझने और समझाने और याद करने के लिए सबसे अच्छी कंप्यूटरी भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉरस्ट्रॉन। बिजनेस वगैरह में यूज की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कोबॉल। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिए और इनको नोट भी कीजिए। अगला देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1913 में, ऑप्शन नंबर बी 1967 में, ऑप्शन नंबर सी 1875 में, या ऑप्शन नंबर डी 1897 में। तो फटाफट से अपना आंसर बताएंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा कब की गई? देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1913 में आपके गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी 1913 में। तो ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, लेकिन आप याद रखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा कब की गई थी, तो 1913 में। अगला देखेंगे 1867 में। 1867 आपके प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी 1867 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। देखिए यह वह सभाएं और संस्थाएं हैं जो बार बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में इस प्रकार के। तो आप याद रखेंगे कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और ऑप्शन नंबर डी जो था आपका 1897 में, यह 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और 1897 में यानी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा। अगला देखेंगे, जाति या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को सिक्वेंशली रखा गया है कि आप सभी विषयों पर अपनी पकड़ को मजबूत बना पाएं। यहाँ पर आप इतिहास के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं कि जाति या वर्ण व्यवस्था, जिसमें आपके 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि जाति व्यवस्था का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या तीसरे मंडल में, या ऑप्शन नंबर डी 9वें मंडल में, या ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित था? तो याद रखेंगे कि गायत्री मंत्र शविता नामक देवता को समर्पित था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 9th यानी कि 9वें मंडल में। तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, लिख लीजिएगा, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जाति या वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण का जन्म आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का जंघाओं से और शूद्र का पैरों से हुआ है। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगला देखेंगे, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अब हम यहाँ पर फिर से एक संविधान का प्रश्न देख रहे हैं और अनुच्छेद से संबंधित है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 में, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 213 में। देखिए एक ऑप्शन आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई और कर लेंगे कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक और ऑप्शन आप लिखेंगे
इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110 में, 112 में, 123 में या 213 में, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 110 में आपके किसका उल्लेख किया गया है। तो धन विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं चीज़ों को बोलती हूँ ओरली, जिन्हें आप सुन के समझ के लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 के द्वारा आपके जो राष्ट्रपति है वह अध्यादेश लगा सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश किसके द्वारा लगा सकता है? तो 123 के द्वारा। और अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश लगा सकता है। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213 के तहत। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, बल्कि बजट की जगह यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 112 में मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे और आपने इस व्याख्या से भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पढ़ाई में इसी प्रकार रेगुलरिटी से लगे रहिए। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, धैर्य रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अगर आपको यह श्रृंखला और यह प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।